नमस्ते। मराठवाड़ा नेता फेसबुक यूट्यूब में मैं आपका मनपूर्वक तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिन ब दिन यूथ ये कमर्शियल एटीट्यूड, बिजनेस और एटीट्यूड और इंडस्ट्रियल एटीट्यूड से एक्टिव होना ज़रूरी है। और सोसाइटी में के रोल मॉडल बोलकर हम जब यूथ के तरफ देखते हैं तो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे प्रदीप जी राठी के पोता राहुल जी राठी के सुपुत्र आकाश जी, और हम जानकारी लेंगे कि आईटी सेक्शन, एमबीए, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उनका अभी के व्यवस्था पे एटीट्यूड क्या है। नमस्ते आकाश जी। नमस्कार सर। तो आप आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को देना, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आकाश राठी। मेरा एजुकेशन मुंबई से मैंने कंप्लीट किया था। 12वीं के बाद मैंने बीकॉम और बीएमई मुंबई से किया, इज़मी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। उसके बाद एमबीएस के लिए तैयारी कर रहा था, तो इंटरनेशनल एडमिशन्स भी मेरे तय हो चुके थे, ऑफ़र लेटर आ चुके थे। पर कोरोना की स्थिति देखते हुए, रशिया यूक्रेन की स्थिति देखते हुए वो ऑफ़र्स खारिज करके मैंने मुंबई में ही नरसी मोहनजी कॉलेज में एमबीए इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का कोर्स चुना। एंड ऐसा मेरा शिक्षण हुआ। अभी हुआ था, अप्रैल में ख़त्म हुआ था कोर्स। उसके बाद अभी बस अपने बिज़नेस में, फैमिली बिज़नेस में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, सब जगह थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ 1 साल। एंड जो फील्ड पसंद है उसके बाद फिर उसमें आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। अब आईटी के बारे में यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल हर चीज़ आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। चाहे वो कुछ आपको कुछ मंगाना हो तो आप अमेज़ॉन से मंगाते हैं, आपको कुछ रिकॉर्ड करना हो जैसे ये अभी चल रहा है हम मोबाइल कैमरा पे करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाना हो वो कंप्यूटर पे यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो लगभग आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो आईटी पे डिपेंडेंट हो चुकी है। तो इसकी सिक्योरिटी, इसका यूज़ कैसे करना, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं आज के ज़माने के। अब आईटी का यूज करते समय सर्वर डाउन होने के बाद बहुत बड़ा नुकसान, जैसे 3-4 घंटा पूरी दुनिया के एरोप्लेन स्टॉप हो गए थे। फिर बैंक का बार बार सर्वर डाउन होता है, लोगों के ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो एक 3-4 साल पहले तक हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, सर्वर डाउन हुआ है, कुछ वायरस वगैरह के अटैक हो रहे हैं, ऐसे बहुत से चीज़ें हो रहे हैं। तो आज आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि 99% ये आप अगर होता भी है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आप नहीं देखते हैं। मतलब होता भी है तो शायद 2 से 3 घंटों के लिए। हमें इसका इतना एहसास इसलिए होता है कि क्योंकि हम इतने उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। चाहे आपको, जैसा आपने बताया, एरोप्लेन के टिकट्स के लिए आईटी का ही पूरा ये होता है। तो इसका अगर नुकसान कम करना हो तो पैरेलल जो अपन यंत्रण बोलते हैं उसको रखना ज़रूरी है। नॉन आईटी के चीज़ें रखना भी ज़रूरी है। आईटी हमारा काम आसान कर सकता है, यस 100% करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% उस पर डिपेंडेंट होके नॉन आईटी के चीज़ें भूल जाए। अब बैंकिंग में आईटी, आप लातूर अर्बन बैंक के आईटी के चेयरमैन हैं। आपके दादाजी ने लातूर अर्बन का नाम यानी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, इसके वजह से नाम किया है। तो आप आईटी में आपका क्या क्या सुझाव या क्या क्या बैंकिंग में लाना चाहते हैं? बैंकिंग में 2 चीज़ें होती है, एटलीस्ट आईटी के तरफ से 2 चीज़ें होती है। एक आईटी का वो परसेप्शन होता है जो कस्टमर के पास पहुंचता है, जैसे वेबसाइट हो गई, मोबाइल के ऐप हो गए, डिजिटल के जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हो गए, चेक से आप कोई पेमेंट कर रहे हो, ये सब हो गया। दूसरा पहलू होता है कि जो इंटरनल जो बैंक की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो लातूर अर्बन बैंक में भी जब से मैं डायरेक्टर बना, आईटी चेयरपर्सन बना,
मेरा पूरा की पूरा एम यही था कि हमारा कस्टमर को जो हमारे डिजिटल चैनल्स या आईटी के चैनल्स जो दिख रहे हैं वो हम पूरी तरह से जो प्राइवेट बैंक है उन लेवल तक लेके आए। तो अभी अभी हमने मतलब हमारी बातें अभी चल रही है, डिज़ाइंस बन रहे हैं, हम पूरा एक नया ऐप लेके आ रहे हैं जो बहुत सी प्राइवेट बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हम चाहते हैं कि हमारे सर्विसेज ऐप के उस लेवल तक पहुँचे। वेबसाइट का रीडिज़ाइनिंग का काम चालू है, फिर यूपीआई हमने अभी अभी चालू किया। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों में ये सुविधाएं अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर ये सारी सुविधाएं का लाभ लें। अभी इंटरनल मैं आपको इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा। साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट, ये आज के ज़माने में दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बैंक ने जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो कंपनीज होती है, जो डेटा सेंटर होते हैं, उनका सर्विसेज लिया है, तो डेटा सिक्योरिटी हम वहाँ से इंश्योर करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैंक का इंटरनल सिक्योरिटी होता है, हमने इतने कड़े ऑडिट्स लगाए कि आरबीआई के नियम तो हम पालन करते ही है, उसके ऊपर भी जो कुछ अच्छा हो सकता है, जो कुछ प्राइवेट बैंक्स करती है, जो कुछ इंटरनेशनल बैंक्स करती है, हम वो भी लागू करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरे दुनिया पे इतना बड़ा, वो आप जैसे बता रहे थे कि सर्वर डाउन होने के कारण वो 5 से 6 घंटे में पूरी दुनिया तकलीफ़ में थी, स्टॉक मार्केट बंद थे, पर गर्व के साथ कहना चाहूँगा हमारी बैंक पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो आईटी की पॉलिसी इसलिए हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। एक तरफ कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट बोलते समय, हमारा कंज्यूमर आईटी के बारे में जानकारी, उसका कुछ एजुकेशन का होना ज़रूरी है क्या? फिर स्टॉप मेंबर का एजुकेशन होना, डायरेक्टर बोर्ड का एजुकेशन होना ज़रूरी है क्या? उसके बारे में आप क्या क्या करना चाहते हैं? सो आप जब कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग वो तभी बनेगा जब उसके पास मार्केट के, कंपनीज के पूरी तरह नॉलेज होंगी। ये नॉलेज आज हम यूट्यूब के ज़रिए, जैसा हम बस एक बातचीत कर रहे हैं, वैसा बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल है। कंज्यूमर फोरम जो है वो बहुत सी अवेयरनेस के लिए ऐसी चीज़ें करता है, आरबीआई बैंकों के लिए करता है, सेबी स्टॉक मार्केट के लिए करता है। तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज के ज़रिए है जिनसे कंज्यूमर किंग बन सकता है। एंड किंग बनने के बाद वो इन सारी सुविधाओं का पूरी तरह से नॉट ओनली फाइनेंशियल बट बहुत फाइनेंशियल लाभ पूरी तरीके से उठा पाएगा। भारत, इंडिया एक कृषि प्रधान देश बोल के पहचाना जाता है, और मुझे थोड़ा समझ में आया कि आप खेती के तरफ भी कुछ यानी ध्यान दिया है, तो आप उसके तरफ आईटी का क्या यानी है, और आप क्या क्या खेती में भी करना चाहते हैं? खेती के लिए अगर मैं इसमें एक अमेरिका का एग्जांपल लेना चाहूँगा, वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन एक किसान के पास होती है, वहाँ के जो किसान हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत सारे लेबरर जैसे हम लेके आते हैं उनसे काम करवाते हैं, वैसा नहीं होता है। सब ड्रोन्स के ज़रिए, मशीन्स के ज़रिए, बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं। हमने ऐसे ट्रैक्टर यहाँ इंडिया में कभी देखे भी नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर होते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करके वो इतनी 100 एकड़ ज़मीन ये पे खेती करके उसका कल्टीवेट करके बेचते हैं। तो इंडिया के लिए ड्रोन की जो सुविधाएं है, जो भी एग्रीकल्चर में आती जा रही है, उसका बहुत बड़ा आगे मार्केट है। ड्रोन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब फर्टिलाइज़र मारते हैं, हम सीड्स बोना चाहते हैं, वो भी आजकल ड्रोन के ज़रिए पॉसिबल है। ड्रोन मतलब हमारा ड्रोन से समझ होता है कि सिर्फ उड़ने वाला चीज़। ड्रोन एक चलने वाला चीज़ भी हो सकता है, जिसको पहिए हो सकता है, जो अपने आप चल रहा है या फिर कोई रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। तो ऐसी ज़मीन पे चलने वाली चीज़ें, बीज बोने के लिए, हवाई चीज़ें, फर्टिलाइज़र वगैरह देने के लिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें का इस्तेमाल हो सकता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंडिया में रिसेंटली चालू हुई है, वो है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के वजह से आपका एग्जैक्ट सॉइल में कमी क्या है और उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हमको देना चाहिए, ये आज अवेलेबल है। तो अगर सपोज़ आज मुझे शुगर केन लगाना है, मुझे कोई वेजिटेबल्स लगाने हैं, तो स्पेसिफिक वेजिटेबल के लिए मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग के ज़रिए पॉसिबल है।
और गवर्नमेंट ये हैवी सब्सिडीज़ पे भी देती है, जो आई थिंक अभी और अवेयरनेस की इसमें ज़रूरत है। अभी आप 1.5-2 साल से खेती तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपका दादाजी का यानी अध्यात्म, बैंकिंग, सोशल, बहुत ही फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। तो आप खेती में एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों को रोजगार नहीं तो मालिक बनना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इसके बारे में कुछ आपका प्रोग्राम यानी आपके दिमाग में कुछ संकल्पना है क्या? प्रोग्राम यस, गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सब चीज़ों पे बहुत हैवी काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत एक ही है कि 2 दिक्कतें हैं। एक तो इनका अवेयरनेस अपने यूथ तक नहीं पहुंच रहा है, दूसरा इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स डेवलपमेंट में फोकस करना भी और ज़रूरी हो गया है। हम सब्सिडी लेके आ जाते हैं, नई प्रोग्राम लेके आ जाते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी लेके आ जाते हैं, बट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम इंग्लिश में अपस्किलिंग कहते हैं, तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के जो हमारे भाई बंधु है जो खेती में, उनको लग रहा है कि हमको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, नॉट ओनली इन खेती, मतलब बाकी चीज़ों में भी। तो इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि जो अपस्किलिंग के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, कई प्रोग्राम्स बहुत बहुत आधुनिक है, तो उनके ज़रिए अपन अपस्किल हो एंड अपन अच्छे अच्छे जॉब्स में जाए। एंड इतना तो मैं पक्का ज़रूर कहना चाहूँगा, आज ऐसा परसेप्शन शायद हमारे सब लोग को लगता हो कि इंडिया का फ्यूचर इंडस्ट्री में ज़्यादा है, सर्विस में ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है खेती बाड़ी में ही ज़्यादा है। इसका सिंपल सा उदाहरण ऐसा है कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, सबके लिए सबसे पहले रोटी ही आता है, फिर कपड़ा और फिर मकान आता है। तो रोटी मतलब अपना एग्रीकल्चर, इसके सपोर्ट करे, इसके लिए एग्रीकल्चर में लोग जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके यानी एग्रीकल्चर के बारे में फ्यूचर में क्या, यानी ये एरिया में जैसा हम सब तरफ शुगर केन ही लगाते हैं, लेकिन उसके वजह से वाटर एग्जम्पशन ज़्यादा होता है, वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो खेती में फ्यूचर में क्या क्या करना ज़रूरी है, ऐसा आपको लगता है? खेती मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर केन हो गया या फिर कुछ पर्टिकुलर दाल हो गई, ऐसा नहीं होता। खेती में बहुत सारे सब्जियां आ गई, खेती में आपके कपड़ों के जो फैब्रिक होता है, कॉटन बोलो, आपने थोड़े टाइम पहले रेशम का एग्जाम्पल लिया था, ये सब चीज़ें भी आती है। अपन सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं देख सकते, अपने को हॉर्टिकल्चर और ये बहुत सारे उसके इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें हैं, ये सब भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम खेती में अगर एक एक्सटेंशन करें तो हम एनिमल हस्बेंड्री को भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे गौरक्षण हो गया, फिर उनसे घी का हम ये करते हैं। इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पैमाने पे चल रही है, बट सरप्राइजिंगली विदेश में भी अभी ये बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री चालू हो गई है। ये सब होते समय एनिमल हस्बेंड्री अपने मैकेनाइजेशन की वजह से हम एनिमल हस्बेंड्री तरफ बहुत ही दुर्लक्षित होते जा रहा है। हम खेत में पहले अपना पोले का सन था, त्यौहार, फिर गाय थी, भैंस थी, यानी क्या बोलते उसको, कोमड़ा, मुर्गा, यानी अलग फिश फार्मिंग था, अलग अलग फार्मिंग थी। लेकिन अब डे बाय डे हमको लेबर प्रॉब्लम के वजह से, मराठी में कहावत है, माणसाला काम नहीं, कामाला माणूस नहीं। हमें काम करने की शर्म लगती है, हम हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, तो हम एक तरफ एनिमल हस्बेंड्री में क्या करना चाहिए, जैसा मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, तो आपके दिमाग में ये इलाके में और क्या क्या लोगों को फ्यूचर है, उसके वजह से आईटी से उन लोग किस प्रकार जुड़ना चाहिए? जैसा आपने बहुत सारे जानवरों के बारे में, जो हस्बेंड्री होती है उनकी, जो उनका देख रेख करना, वो सब होता है, बहुत बड़ी बात है। ये भारत में हम गाय पे फोकस है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सबसे प्राइम एग्जांपल मैं इसका लेना चाहूँगा मधुमक्खी का। मधुमक्खी, अगर आप खेत में एक छोटा सेक्शन मधुमक्खियों के लिए रखें, उससे आपको मधु तो पक्का ही मिलेगा, बट आपके जो ऑलरेडी लगाए हुए क्रॉप्स है
उनमें जो हम पोलनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। एंड उसके वजह से क्रॉप्स का जो आपका कल्टीवेशन है पर एरिया में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाती है लैंड। तो ये करना ज़रूरी है। ये हम खुद अभी ट्रायल करने जा रहे हैं मधुमक्खी का फार्मिंग के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू अदर जो आपने बताया फिशरीज़ बोलो या और कोई बोलो, उसका फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। एंड इंडिया मतलब एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ मैं वापस वही दोहराऊंगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे फल फूल सिर्फ ये नहीं, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जिनमें अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है बट अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर टूरिज़्म तो बहुत यानी इम्पोर्टेंट हो गया है। हम देखते हैं तो यानी सगुना बाग बोल के इधर कोकन में, अपनी कोकन में लोनावाला के पास है, मैं गया था। हमको हैप्पी लाइफ यानी नहीं मिल रहा बच्चे लोगों को, फैमिली को। तो उसके बारे में आपके दिमाग में यानी आपके कल्पना में एक तरफ बैंकिंग, दूसरे तरफ खेती और तीसरे तरफ इंडस्ट्री और चौथा इसमें कम्युनिकेशन ऑफ आईटी, क्या क्या करना चाहिए या आपके दिमाग में फ्यूचर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री या कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, ये सब तो मैं अभी जो कर रहा हूँ, रियल इस्टेट बोलिए, बैंकिंग बोलिए, एग्रीकल्चरल बोलिए, ये सब तो पक्का। इसके साथ सोशल वर्क भी अभी थोड़ा थोड़ा दादाजी के साथ चालू कर रहा हूँ। बट इसके अलावा सबसे बड़ा, अगर आप जैसे एक ज़माने हम तेल बोलते थे, तेल सोना है, तो अभी जो अगला सोना जो इस दुनिया में आएगा वो है डेटा। डेटा सेंटर, वो डेटा का एनालिसिस, तो एंड इसके ऊपर पूरी दुनिया चलेगी। आपने नोटिस किया होगा, सपोज़ मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, बट अगर आप आगे जाके मोबाइल में देखोगे आपको उसी रिलेटेड एड्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो ये सब कैसा है, ये सब डेटा एक तो उसने, हमने जो बोल रहे हैं वो उसने कैप्चर किया, या हम जो सर्च कर रहे हैं उसने कैप्चर किया, उस पर एनालिसिस हुई, एंड वैसे ही प्रोडक्ट्स वो आपको अभी दिखाना चालू करेगा। ये आगे का फ्यूचर है एंड ये अभी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसमें अपॉर्चुनिटी इंडिया में कैसा है कि जो जहाँ पे विदेशी लोग जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये करते हैं, उनको इंडिया की ज़्यादा मालूमात नहीं है। हम कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, किस दिक्कत में कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनको इनकी पहचान नहीं है। तो इनके लिए कोई भारतीय ही लगेगा जो ये टेक्नोलॉजी में आगे जाए एंड इसको पूरी तरह से विस्तार एंड उसको पूरी तरह से डेवलप करे। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डेटा का स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज आप देखेंगे, आपका मोबाइल में आप जो भी ब्राउज़ करते हो, हमारा बैंकिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो जनरली खुद के सर्वर्स रखने के बजाय आजकल डेटा सेंटर्स पे ये स्टोर होता है, बड़े बड़े होते हैं, एंड बहुत सारे कंपनीज एक ही डेटा सेंटर यूज़ करते हैं। आकाश जी, मैं ये देखता हूँ कि डे बाय डे यूथ जो है ये सोशल मीडिया, उसमें कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, और एक्सेस यूज़ ऑफ यानी क्या बोलते हैं मोबाइल कंप्यूटर, इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो आपके इसमें कुछ ऐसा आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि ये लातूर जैसा दादाजी ने अलग अलग फील्ड में, प्रदीप जी राठी ने अलग अलग फील्ड में कुछ काम किया, तो तुम्हारे इसमें कुछ करना, आईटी में कुछ बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, आईटी में किस चीज़ के लिए आप? यानी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलना चाहिए, और नॉन ऑफ आकाश, मेड बाय आकाश, क्या गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम निकाल रहे, लेकिन वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट में अलावा वो पैसा खर्चा हो रहा है, कागजी में हो रहा है सब, और प्रैक्टिकल आउटपुट कुछ भी नहीं। आकाश राठी ने ही कोई तो भी एक स्कीम निकली, उसका यूज लेने का, उसकी सब्सिडी लेने का, कुछ नहीं। फिर दूसरा कुछ तो भी आपने ही करने का, ऐसा नहीं होते हुए इस देश को सोने की चिड़िया बोल के जैसा पहचाना जाता था, तो भारत महासत्ता बनने के लिए क्या करना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? अगर इस देश को आगे डेवलप होना है, हाँ। तो
सिंपल इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। आज लातूर में हमारी रेल का कारखाना बना, बहुत बड़ा है, 12 नंबर पार्टी पे आता है, माजरा फैक्ट्री के पास। तो वहाँ पे आप देखेंगे वो फैक्ट्री एक तो बनेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके आजू बाजू जो रेलवे फैक्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होती है उसके लिए और यूनिट्स बनेंगे, जैसे सपोज रेल के टायर्स हो गए या फिर अंदर जो फर्निशिंग वगैरह होती है वो सब हो गया, उसके लिए और यूनिट्स बनेंगे। तो सिंपल ये एग्जांपल देने का कारण था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसी के साथ जॉब्स बनेंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज आप देखेंगे गडकरी साहब ने इतने रोड्स वगैरह बनाए, हाँ मशीनरी यूज़ ज़रूर की, बट उसमें कैसा था कि वो डेवलपमेंट के वजह से बहुत सारे गांव कनेक्ट हो गए, आपका जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो कम हो गया एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एंड इनडायरेक्टली इससे बहुत सारे पूरे देश में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। तो ये तो इस हाईवे की बात हो गई। इंडस्ट्रीज़ का सेटअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेटअप, दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सुधार सकती है। आपका आईटी में रोल मॉडल बोल के आप किसके तरफ देखते हैं? आईटी में रोल मॉडल, मेरा ऐसा रोल मॉडल कोई नहीं है, बट जो जब कुछ नया करना होता है तो मैं तीन तरफ से, अभी मैं जैसे बैंक का एग्जांपल लूँगा तो तीन तरफ से मैं कंपैरिजन करता हूँ। एक तो हमारे बैंकों के साथ या हमारे बैंक के लेवल पे और कौन सी कोऑपरेटिव बैंक है और वो क्या अच्छा कर रहे हैं, पहला कंपैरिजन वहाँ होता है। तो एक तरफ से जो हमारे टक्कर के जो कह सकते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, पहले रोल मॉडल हो गए। उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो भारत की सबसे टॉप कोऑपरेटिव बैंक कॉस्मोस कोऑपरेटिव, उनके तरफ मेरा ध्यान जाता है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो एक रोल मॉडल हो गए। फिर तीसरा मेरे ये नज़र जाती है प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये तो इन्होंने ऐसा क्या किया और आरबीआई के बंधन के बाद भी हम कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? कोऑपरेटिव्स पे थोड़ा ज़्यादा बंधन होता है आरबीआई का, तो उसके बाद भी हम उनसे कुछ ले सकते हैं क्या? एंड आई थिंक बहुत से टाइम क्या होता है कि सोच इंडिया के बेस्ट क्या हो सकता है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट उससे एक पड़ाव आगे जाए तो दुनिया में ऐसे और कौन से एग्जाम्पल है जो हम इंडिया में लेके आ सकते हैं? बने बनाए हैं बहुत सारे हैं, पर इंडिया में लेके आए और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो मैंने कुछ कनाडा के ऐप्स देखे, कुछ अमेरिका के ऐप्स देखे, कुछ बैंक्स वहाँ के स्टडी किए, यूरोप के, जर्मनी के कुछ बैंक स्टडी किए, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली एंड एक विज़न तो उसमें तय हुआ वो टाइम पे कि मैंने कई बार इसके पहले ही बोला एंड अभी वापस दोहराऊंगा कि बैंकिंग का डेफिनेशन इज़ नॉट पहले जैसा कि सब हम कस्टमर जो है बैंक के पास खुद चल के आए, वैसा नहीं रहा। अभी उसकी परिभाषा हो गई कि बैंक हर कस्टमर के पास जाए। उसका मतलब क्या? वेबसाइट के ज़रिए अगर कुछ पेमेंट करनी है, घर बैठे बैठे कुछ मोबाइल ऐप से कुछ करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कस्टमर तक पहुँचे। अगर उनको कुछ अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना है तो हम घर पे जाके उनका पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करें। तो ऐसे बैंक को भी कस्टमर तक लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे विदेश में ये सारे मॉडल्स बहुत चलते हैं। आप फॉरेन कभी जाकर आए क्या? हाँ, ऐसे सिंगापुर, दुबई, ये सब मैं घूम चुका हूँ एंड वहाँ पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने मिले। पर इंडिया का प्राइम अगर आप देखोगे कि बाहर से इंस्पायर होके इंडिया में कुछ नया चालू करना हो तो यूपीआई उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा। यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमको तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ चलो अपने हमारे लिए नॉर्मल है, पर जब हम ये, आप विदेश के जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, अभी कुछ महीनों पहले शायद जर्मनी या सिंगापुर के कोई मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बस स्कैन करके जब ये कंसेप्ट देखा, जो ये यूपीआई का सिस्टम है वो देखा, वो हैरान हो गए थे। अभी इतने बड़े बड़े देश यहाँ आके हमारी टेक्नोलॉजी से जब ऐसे हैरान होते हैं, मतलब गर्व महसूस होता है। तो यूपीआई एक प्राइम एग्जांपल है। इसके जैसे गवर्नमेंट और अभी डिजिटल करेंसी का भी एक पायलट उन्होंने चालू किया है, तो उसके ऊपर देखते हैं आगे और क्या काम होता है। बट
ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश से हम चीज़ें लेके आ सकते हैं, हमारी चीज़ें भी विदेश भेज सकते हैं। अब टूरिज़्म बढ़ते जा रहा है, यानी और अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जैसा क्या बोलते हैं टूरिज़्म फॉर भगवान देव दर्शन, फिर ठंडा हवा के ठिकान या कुछ अलग अलग जगह जाना, तो टूरिज़्म बढ़ाने के लिए आईटी ने क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? सबसे पहली चीज़ है कि ये अभी अभी मैंने एक बार ट्राई करके देखा था। ऐप था, ऐप का नाम मुझे ध्यान नहीं, थोड़ा 5-6 महीनों पहले बात है। उसमें क्या था कि एक तो आपको कितने दिनों के लिए जाना है वो बता दो, ठंडी जगह जाना है, कोई बीच जैसी जगह पे जाना है, कोई देव स्थल पे जाना है वो बता दो, और उसको बता दो कितना पैसा आप ये ट्रिप में डालना चाहते हो। तो पूरी 7 दिनों की पूरी पैकेज बता देता है कि आप अगर ये सपोज आप वैष्णो देवी के पास जा रहे हो तो उसके आसपास ये होटल में आप जा सकते हो, उसका लगभग उसका जो रेंट होगा, वो होटल का भाड़ा जो होगा वो इतना होगा, फिर यहाँ पे ये खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी कैसा है, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैंने वो भी डाल दिया कि भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा मशरूम भी नहीं खाता और ये चीज़ की मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, तो वो भी डाल दिया। तो उसने बोल दिया कि ये रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ते जा रहा है। होटल कहीं का भी हो, आज हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, जस्ट डायल द्वारा उनका नंबर मंगा के तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ावा तो बहुत देती जा रही है, उसका कोई मतलब उसका लिमिट ही नहीं है। वो आपकी अभी उम्र कितनी है आकाश जी? मेरी 23 है सर। 23, यानी इतने कम उम्र में यानी आप आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, फार्मिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिर खेती के अलग अलग ज्ञान आप में है। मैं यूथ को कहूँगा कि एक रोल मॉडल बोल के हम आकाश राहुल राठी, प्रदीप जी राठी के नातू जिसको बोलते हैं, तो उनका हम बार बार मिलते रहेंगे। आपका बिजी शेड्यूल रहने पर भी आज आप आईटी बैंकिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फिर तुम्हारा बिल्डरशिप कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के तुम वेबिनार ले रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें मराठवाड़ा नेता को समय दिया, और ऐसा ही समय आप हमें दें। और यूथ जब तक स्ट्रांग नहीं होता, यानी उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके फ्यूचर को मैं बहुत ही यानी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार सर।